गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आ जाइए, फटाफट से लाइव आ जाइए और कमेंट्स करके बता दीजिएगा ऑडियो और वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि अपन सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो सेशन है उसमें अपन ब्लड पढ़ने वाले हैं, और जैसा कि संडे है तो आप लोगों को पता है सेशन अपना थोड़ा बड़ा चलेगा। कोशिश अपन ये करेंगे कि यूनिट अपन ये कंप्लीट देखने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट चलिए, एक बार कमेंट्स करके बता दो। आज तो आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं है ना, वॉइस वगैरह का कोई इश्यू नहीं होगा शायद, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। आवाज वगैरह प्रॉपर आप लोगों के पास आ रही होगी, और दिनों की बजाय आज ज्यादा सही आ रही होगी, और दिनों की तुलना में आज ज्यादा ठीक आ रही होगी, है ना। जुड़े हुए जो साथी हैं कमेंट्स करें, एक बार शुरू करें सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वॉइस वगैरह सब ओके है, ऑल इज वेल। चलते हैं। यस, तो ब्लड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, रक्त के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई भावेश, सुप्रभात, सोमनाथ, गुड मॉर्निंग भाई। जुड़े हुए साथियों को सभी को गुड मॉर्निंग। और अब शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, यस, अपना यूनिट जो है आज का वो है ब्लड। आपके सिलेबस में एक बिंदु दिया हुआ है परिसंचरण तंत्र। क्या दिया हुआ है? परिसंचरण तंत्र या रक्त का संगठन, यूं करके एक यूनिट आपके दी हुई है, रक्त का संगठन। रक्त का संगठन इस नाम से एक यूनिट आपके दी हुई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। हाँ भाई सालू गुड मॉर्निंग, हेमराज गुड मॉर्निंग, रूपचंद, सभी को गुड मॉर्निंग साथियों। तो रक्त के संगठन के बारे में हम बात करने वाले हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ओके। और ब्लड ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त क्या है। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि रक्त क्या है, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं, ताकि क्लास अपनी बड़ी है और बीच में आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो। इसके लिए एक बार मैं देख लेता हूं, है ना। चलिए, ओके, कमेंट्स करो एक बार, मुझे श्योर करो आप लोग वॉइस वगैरह के लिए, ताकि अपन नॉन स्टॉप चलें, ठीक है। चलो, तो रक्त के संगठन की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। तो अगर आपसे पूछे रक्त क्या है, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा जवाब है कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है रक्त? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। तीनों शब्दों के बारे में आपको बता देता हूं, तीनों का ही मतलब क्या है और किस तरह से एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक है। हाँ भाई भावेश, बिल्कुल, मैंने आप लोगों को वॉइस के लिए पूछा, इतनी बार आपने अभी कमेंट्स नहीं किया किसी भी विद्यार्थी ने, और दिनों की तुलना में आज वॉइस सही होगी शायद, ठीक है। चलिए, तरल का मतलब होता है दोस्तों लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड होता है। तरल का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब होता है पदार्थ की अवस्था। क्या होती है? पदार्थ की अवस्था। और रक्त की अवस्था कैसी है? तरल है, द्रव अवस्था है। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो रक्त है, इस रक्त में कई बार आपको एक प्रश्न पूछ लेता है कि रक्त और जल का श्यानता का अनुपात आपसे पूछ लेता है, तो वो 5:1 होता है। ये कौन सा अनुपात है?
ये विस्कोसिटी का अनुपात है, श्यानता का अनुपात है, विस्कोसिटी। ठीक है, तरल का मतलब हो गया, ठीक है, अच्छी आ रही है अनीता, ओके वेरी गुड। हेमराज कह कम आ रही है, हेमराज यार आज तो कम नहीं आ रही भाई, चेक की मैंने, आप बढ़ाओ अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है, तो तरल का मतलब है लिक्विड, संयोजी का मतलब होता है दोस्तों जोड़ने वाला, क्या होता है, जोड़ने वाला, संयोजी का मतलब है जोड़ने वाला। तो रक्त हमारे सभी अंगों से होकर गुजरता है, इसलिए सभी अंगों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, सभी अंगों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, उत्तक का मतलब होता है दोस्तों कोशिकाओं का समूह, क्या होता है, उत्तक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह है। उत्तक का मतलब क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। ठीक है, हम इस लाइन के इर्द गिर्द घूमेंगे इस पूरी यूनिट में। तरल मतलब लिक्विड, संयोजी जोड़ने वाला, उत्तक कोशिकाओं का समूह कौन होता है, रक्त होता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछे रक्त क्या है, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या है रक्त, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि रक्त जो है इसका संगठन क्या है। तो रक्त का संगठन अगर हम देखें तो नोट कीजिए दोस्तों, रक्त का संगठन, अब नोट करना शुरू करो साथ में, सभी के सभी विद्यार्थी साथ में नोट करेंगे। देखो रक्त का संगठन, पूरी यूनिट आज कंप्लीट करेंगे 2 घंटे में अपन, ठीक है, ताकि समय भी कम है और यूनिट भी हो जाए। तो इस तरह से आपकी लगभग 5वीं यूनिट अभी चल रही है। तो आप, मैंने कहा था आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो वैसे आपकी 4-4 यूनिट है, तो 2-2 घंटे भी लेंगे तो मुश्किल से 8-10 दिन का काम है, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बचा हुआ कुछ इसका पोर्शन है और टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, चलिए, हाँ शशि गुड मॉर्निंग, हाँ भाई राम प्रसाद, अनिता, सभी को गुड मॉर्निंग। तो रक्त के संगठन की बात करें दोस्तों, तो रक्त के संगठन में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं। अब ये जो 2 पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ जो पाए जाते हैं, ये कौन कौन से हैं, इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों एक तो होती है कणिकाएं, रक्त में पाई जाती है कणिकाएं, बोले तो ग्रेन्यूल्स, क्या पाई जाती है, ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा पदार्थ जो रक्त में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है। प्रश्न बनना शुरू होता है यहां से, सीधा सीधा आपसे ये कहेगा कि रक्त में कणिकाओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अनिता दागर सर लिस्ट कब तक आएगी, मैं समझा नहीं बेटा, किस चीज की लिस्ट आप पूछ रहे हैं, प्लीज पूरा लिखें तो मैं बता पाऊं कुछ। ओके, यस, तो दोस्तों जो कणिकाएं हैं ये कितने प्रतिशत होती है, एग्जाम में आपसे यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रहे कणिकाएं होती है 45%। आपसे कहे रक्त में पाए जाने वाला जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा का प्रतिशत यदि हम देखें तो ये होता है 55%, 55%। कितना होता है, 55%। कुल मिलाकर 45% कणिकाएं और 55% जो प्लाज्मा है, इसने मिलकर के क्या किया है दोस्तों, इसने मिलकर के और बनाया है हमारा रक्त। क्या बनाया है, हमारा रक्त बनाया है। तो 2 प्रकार के पदार्थ हो गए। ठीक है, दोनों का आपको मैंने बता दिया, कणिका और प्लाज्मा दोनों का प्रतिशत। अब बात करते हैं कि ये कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो यदि हम कणिकाओं के प्रकार देखें तो कणिकाएं होती है मित्रों 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक का नाम सभी जानते हैं आरबीसी है, एक का नाम क्या है डब्ल्यूबीसी है, और एक का नाम प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की, ये 3 प्रकार की। देखो ये जो लिस्ट वाला मामला है, इस मामले के बारे में आपको संजय सर ज्यादा बेहतरीन तरीके से बताते आए हैं, और संजय सर कोई इस बात का ठेका दे रखा है कि ये सारी चीजें वही आप लोगों से बताएं। वो थोड़ा एक्टिव रहते हैं इन चीजों में, तो वो आपको ये चीज जरूर, उन्होंने कमेंट्स देख लिया होगा, और वो आपको जरूर इस मामले में चाहे शॉर्ट वीडियो लेके आए चाहे सेशन लेके आए, वो आपको जरूर बताएंगे। ठीक है ना, चिंता मत करो, आप तो तैयारी करो, धमाकेदार तैयारी करो। चलिए, तो कणिकाएं 3 प्रकार की होगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बात क्लियर है। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं कि ब्लड बराबर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ब्लड बराबर कणिकाएं प्लस प्लाज्मा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ब्लड बराबर कणिकाएं प्लस प्लाज्मा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ब्लड इज इक्वल टू ग्रेन्यूल्स प्लस प्लाज्मा, यानी कणिका और प्लाज्मा ने मिलकर ब्लड बनाया, बात सही है। इस बात को हम यूं भी लिख सकते हैं कि ब्लड बराबर आरबीसी, ब्लड बराबर
आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लस प्लाज्मा। ये बात भी हम लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं आपका एक जो बेस है वो बना रहा हूं ताकि आगे अपन बात करें तो आपको पूरा का पूरा मामला क्लियर रहे, ठीक है। हाँ, जीवन काल वगैरह पे सब पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो रक्त का संगठन है, इस रक्त के संगठन में हमें क्या क्या पता चल गया कि आरबीसी भी पाई जाती है रक्त में डब्ल्यूबीसी भी है, रक्त में प्लेटलेट्स भी है, और रक्त में कौन है, प्लाज्मा भी है। ये 4 प्रकार की जो पदार्थ है ये यहाँ पर उपस्थित है। वैसे डायरेक्ट पूछे कि रक्त के संगठन में कितने प्रकार के पदार्थ, तो 2 ही प्रकार के पदार्थ है। पदार्थ कितने, तो 4 है, लेकिन कितने प्रकार के, 2 ही प्रकार के, जिनमें एक का नाम क्या है, ग्रेन्यूल्स है, कणिकाएं हैं, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है, प्लाज्मा है। ग्रेन्यूल्स कितनी प्रतिशत है, 45, प्लाज्मा कितना है, 55% है, ठीक है। ग्रेन्यूल्स 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम लिख सकते हैं ब्लड बराबर कणिका प्लस प्लाज्मा, हम लिख सकते हैं ब्लड बराबर आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा। इतना नोट कर लो ताकि अब अपन प्रॉपर एक एक टॉपिक जो है अब शुरू करें आगे। ये तो आपका बेस हो गया। मेन मुद्दा अब शुरू करेंगे अपन, करिए स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के संगठन में। पहला बिंदु अपना है आरबीसी। दोस्तों कौन है, आरबीसी। तो हेडिंग लगाएंगे नंबर 1 आरबीसी, नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे आरबीसी। अब आरबीसी के संबंध में एग्जाम में आपको क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, इन पर हम थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों पे बात करेंगे जहां से एग्जाम में फाइनली आपको डेफिनेटली आपको यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का पूरा नाम आपसे पूछे, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो पूरा नाम है आरबीसी का रेड ब्लड कॉर्पसेल, रेड ब्लड कॉर्पसेल। बातों को समझिए, यहाँ पे हमने कॉर्पसेल लिखा, आगे डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तब मैं लिखूंगा वहां पे सेल, क्या लिखूंगा, सेल। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉर्पसेल। दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही कोशिका है, दोनों ही क्या है, कोशिका है। सेल बोले तो हिंदी में ये भी कोशिका, कॉर्पसेल बोले तो ये भी हिंदी में क्या है, कोशिका है। दोनों ही कोशिका है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये कोशिका, ये कोशिका। अब देखो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। एक कोशिका के अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है, एक कोशिका में आपको न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं है। तो वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पाया जाता है उनके लिए हम सेल टर्म काम में लेंगे, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उनके लिए हम कॉर्प सेल जो है ये वाली टर्म हम काम में लेंगे। बात क्लियर है, यस। तो कॉर्प सेल शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है। कॉर्प सेल का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर क्या नहीं है, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉर्प सेल। क्या कहलाती है दोस्तों, कॉर्प सेल कहलाती है, ठीक है, ओके। तो पूरा नाम हो गया रेड ब्लड कॉर्प सेल। अगली बात करते हैं कि ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता इनमें, ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी क्या होती है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, ध्यान रहे। लेकिन इसके अपवाद है दोस्तों, क्या है, अपवाद। ये अपवाद में से क्वेश्चन उठा लेता है कई बार, अपवाद में से क्वेश्चन उठा लेगा। अपवाद किस चीज के, क्यों है, क्या है। देखिए हमने कहा कि आरबीसी किसी भी स्तनधारी जीव, कोई भी जो मैमल है स्तनधारी है, उस स्तनधारी जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं, 3 इसके अपवाद है। इन 3 स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी पृथ्वी पर इन 3 के अलावा किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये 3 कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो ऊंट है, एक लामा है और एक है जिराफ। तो तीनों नाम यहां पर आप लिख दिए, लिख दीजिए। अपवाद है ऊंट, लामा और जिराफ, ऊंट, लामा और जिराफ, ठीक है। ये 3 हो गए, तीनों क्या है, अपवाद, ओके। चलिए नोट कीजिए इतने को। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसका जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछे
तो आरबीसी का जीवन काल सभी को पता है 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये होता है अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है? बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? ये अस्थियों के अंदर, जैसे हमारी हड्डियां जो है इनके बीच वाले भाग में, हड्डियों के बीच वाले भाग में क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। ये हमारी बोन्स है, हड्डी, और हमारी बोन्स के बीच में खोखला जालीनुमा भाग होता है इस तरह का। ये जो खोखला जालीनुमा भाग है, इस खोखले जालीनुमा भाग को ही क्या कहते हैं अपन? अस्थि मज्जा कहते हैं। इसी बीच वाले भाग को कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। एक होता है येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा। ये जो लाल अस्थि मज्जा है, इससे लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है दोस्तों, और इस लाल अस्थि मज्जा में जो निर्माण होता है वो होता है आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। और आरबीसी के निर्माण होने की, या यूं कहूं कि आरबीसी के बनने की जो क्रिया है वो कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और इस एरिथ्रोपोइसिस की क्रिया के अंदर जो समय लगता है, यानी एक आरबीसी बनने में जो समय लगता है वो लगता है 72 घंटे। कितना लगता है? 72 घंटे का समय लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 डेज। एक आरबीसी को बनने में कितने दिन लग गए? 3 दिन का समय एक आरबीसी को बनने में लगता है, ठीक है। येलो जो बोन मैरो होता है, पीला अस्थि मज्जा जो होता है, इसमें भी निर्माण होता है। और इसमें जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है प्लाज्मा का। किसका? प्लाज्मा का। तो सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं कि रक्त में कणिका और प्लाज्मा कणिकाओं में 3 चीजें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों तो कहां बनती हैं? लाल अस्थि मज्जा में। और जो प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है वो कहां बनता है? वो येलो बोन मैरो में बनता है, पीले अस्थि मज्जा में बनता है। कहानी क्लियर है इतनी? ओके। तो हमने कहा निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहां होता है? बोन्स के अंदर। ये बोन्स है अपनी, बोन्स में, हड्डियों में। तो हड्डियों के बीच में जो खोखला जालीनुमा भाग होता है वो अस्थि मज्जा। दो प्रकार का, लाल पीला। पीले में निर्माण प्लाज्मा का, लाल में निर्माण आरबीसी का। आरबीसी निर्माण की क्रिया एरिथ्रोपोइसिस, समय लगेगा 72 घंटे का, यानी कि 3 दिन के अंदर एक जो है वो आरबीसी बनेगी। दैट्स क्लियर? ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो आपसे पूछता है कि आरबीसी मृत कहां होती है। देखो यहाँ पर बहुत ही विशेष तरीके से आप प्रश्न को ध्यान देना, यहां से कंफ्यूज होता है एक शब्द का और प्रश्न भी पूछता है यहां से, आरबीसी मृत कहां होती है, ठीक है। या फिर यूं कह दूं कि आरबीसी के मृत होने से संबंधित दो बातें यहां से पूछता है। ये तो आरबीसी और ये हो गया मृत के बारे में, ठीक है। आरबीसी मृत, दो प्रश्न आ गए आरबीसी के मरने पर। एक तो आरबीसी मृत कहां होती है, शरीर में मरती कहां है आरबीसी, और एक आरबीसी मरने के बाद में कहां जाती है, ठीक है। तो आरबीसी मरती तो कहां है? यकृत में मरती है दोस्तों, लिवर में मरती है। किसमें? लिवर में, जिगर में, कलेजे में, कुछ भी कह दो, यकृत, लिवर, कलेजा, जिगर। और मरने के बाद जाती है दोस्तों प्लीहा में। किसमें? यकृत के पास एक अंग है जिसका नाम है प्लीहा, बोले तो स्प्लीन। स्प्लीन, और इसी को एक नाम और कहते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है, तिल्ली। तो हमने क्या कहा? आरबीसी के मरने से संबंधित यहाँ पर दो बातें हमने की। आरबीसी मरती कहाँ है? तो हमने कहा यकृत में। हमने कहा आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? तो वो जाती है प्लीहा में, स्प्लीन में, या इसी को कहते हैं तिल्ली में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि आरबीसी पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्प सेल, केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है जिनमें केंद्रक पाया जाता है, ऊंट, लामा, जिराफ है। जीवन काल 120 दिन। निर्माण अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में, दो प्रकार का होता है। बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा। पीले में प्लाज्मा बनेगा, लाल में आरबीसी बनेगी। आरबीसी बनने की क्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगी, जिसमें समय लगेगा 72 घंटे या 3 दिन का। फिर हमने कहा कि आरबीसी 120 दिन के बाद जब मरती है तो मरती कहां है? तो यकृत कह दो, लीवर कह दो, जिगर कह दो, कलेजा कह दो, एक ही बात है। इसके बाद हमने कहा कि आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? तो वो प्लीहा नामक अंग में चली जाती है, जिसको स्प्लीन कहते हैं, और इसी को हम तिल्ली कहते हैं।
इतनी बात लिख ली आपने, तो आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक शब्द हमारे पास आ गया है प्लीहा। हालांकि लीवर भी आया, लीवर की भी बात करेंगे अपन आगे, पहले मैं प्लीहा की बात कर लेता हूं, स्प्लीन की बात कर लेता हूं। प्लीहा, आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में आता है। इसी प्लीहा को क्या कहते हैं अपन? स्प्लीन कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। ये तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान रहे, तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान रहे। अब इसके बारे में कई बार एग्जाम में कुछ बातें आपसे पूछ लेता है, वो बातें कौन कौन सी है? आपसे कहता है हमारे शरीर में या आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, निम्न में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो वो कहते हैं किसको? स्प्लीन को, प्लीहा को। किसको कहते हैं? स्प्लीन कह दो या प्लीहा कह दो, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नारायण कहने से डब्ल्यूबीसी कहां बनेगी? बता दिया ना मैंने यार, उसी से मैं बता दिया था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तो लाल अस्थि मज्जा में निर्मित होंगी, ठीक है। और प्लाज्मा जो बनेगा वो पीले अस्थि मज्जा में। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। ओके, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। दोस्तों जो प्लीहा है ये मृत आरबीसी के विघटन का काम करती है, इसलिए मृत आरबीसी को तोड़ने का काम करता है प्लीहा, इसलिए इसको आरबीसी का बूचड़ खाना या स्लोटर हाउस भी कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं? बूचड़ खाना या स्लोटर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोटर हाउस। आरबीसी का क्या कहते हैं? स्लोटर हाउस कहते हैं, बूचड़ खाना। अब बूचड़ खाना क्या होता है? बूचड़ खाना उस स्थान को बोलते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां जीवों को मारा काटा तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये प्लीहा भी क्या करता है? मरी हुई आरबीसी जब प्लीहा में आती है तो प्लीहा उसको तोड़ता है। आप कहेंगे साहब इस प्लीहा को, आप कहेंगे साहब इस प्लीहा को, उस मरी हुई आरबीसी को तोड़ने की जरूरत कहां आ गई? तो देखिए विघटन का कारण क्या है, यहां बात करते हैं कि ये प्लीहा मरी हुई आरबीसी का विघटन क्यों करता है। तो इस विघटन को हम देखें, डिकम्पोजिशन को हम देखें, तो हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों, इस ब्लड है आरबीसी, और आरबीसी मृत होने के बाद आ गई किसमें? प्लीहा में। और आरबीसी के अंदर है कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एसेंशियल होता है, ये आवश्यक पदार्थ है। इसको ऐसे लिखो, इधर एरो लगा के, ये क्या है? ये आवश्यक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। क्या है? आवश्यक पदार्थ, जो कि रक्त में पाया जाता है। जो कि कहां पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। थोड़ी आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या करता है, O2 और CO2 का परिवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने का काम भी इसी का है। कैसे है भी बताऊंगा, एक बार कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन अभी आरबीसी में आगे आने वाला है। तो हमने कहा क्या काम ने, हमने कहा कि भाई विघटन करता है प्लिया, और विघटन करता है तो क्यों करता है, क्योंकि ब्लड में कौन है, आरबीसी, आरबीसी में कौन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आवश्यक पदार्थ है। इस हीमोग्लोबिन को बाहर निकालने के लिए, इस मरी हुई आरबीसी में से इस हीमोग्लोबिन को बाहर निकालने के लिए प्लीहा इस मरी हुई आरबीसी को तोड़ता है, इसका विघटन करता है। ठीक है, गिरिराज वर्मा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अब ये डर बिल्कुल खत्म हो गया कि साइंस में गलत भी होगा कोई क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। पूरा पढ़ाऊंगा, टॉपिक पूरे पढ़ाऊंगा, समय कम बचेगा, समय बढ़ा दूंगा। ठीक है, कल क्लास नहीं ली थी तो देखो आज मैंने 2 घंटे की कर दी, आपका समय बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा मैं, चिंता ना करें। तो विघटन हमने किया, ओके। अब आपने कहा कि सब आरबीसी में हीमोग्लोबिन को निकालने के लिए विघटन करता है। हीमोग्लोबिन आवश्यक है, क्यों आवश्यक, आगे बात करेंगे। ओके, और विघटन कर रहा है इसलिए इसको क्या कह दिया हमने, बूचड़खाना। दोस्तों ये जो स्प्लीन है, तिल्ली है, प्लीहा है, इसको हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। इसे क्या, हमारे शरीर का ब्लड बैंक, हमारे शरीर का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। निम्न में से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस अंग को हमारे शरीर के ब्लड बैंक की संज्ञा दी गई है या दी जाती है, तो हम कहेंगे किसे, स्प्लीन को दी जाती है, प्लीहा को दी जाती है, बोले तो तिल्ली को दी जाती है। क्लियर, ओके। चलिए इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ सकता है दोस्तों आरबीसी की संख्या के बारे में, किसके बारे में, अगली अगर बात पूछेगा तो आपसे आरबीसी की संख्या के बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और आरबीसी की संख्या के बारे में प्रश्न पूछेगा, ठीक है,
तो वही दो प्रकार के प्रश्न यहां से बनेंगे। आपसे कहेगा पुरुषों में आरबीसी की संख्या बताओ, या फिर आपसे महिलाओं में आरबीसी की संख्या पूछेगा। पुरुषों में आरबीसी की संख्या पूछे तो लगभग 55 लाख प्रति घन mm, यानी कि 1 घन mm रक्त में, किसमें 1 घन mm, बहुत थोड़ा सा होता है 1 क्यूब mm, 1 क्यूब mm के अंदर हाँ आज सेकंड ग्रेड का पेपर है। ओके 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 वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो आरबीसी की जो संख्या है वो पुरुषों में 55 लाख प्रति घन mm और महिलाओं में होती है लगभग 52 लाख प्रति घन mm, 52 लाख प्रति घन mm। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है अंतर है, क्या करें पूछो, दोनों में अंतर है। यानी हमें यहां पर ये बात समझ में आ गई कि पुरुषों में क्या है आरबीसी की संख्या ज्यादा है, महिलाओं में क्या है कम है। तो जहां आरबीसी की संख्या ज्यादा होगी उनमें ब्लड ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा, आरबीसी ज्यादा है तो आरबीसी के अंदर एक और कौन है हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। तो अभी जब अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ा आगे हीमोग्लोबिन, तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा हम देखेंगे कि ज्यादा होती है और महिलाओं में क्या होती है कम होती है। क्या करें ठीक है ओके। चलिए तो आरबीसी की संख्या हो गई पुरुषों में 55 लाख, महिलाओं में 52 लाख हो गई। आगे बढ़े इससे, तो फिर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं वही आरबीसी की संख्या पे। तो आरबीसी की संख्या पे अगले जो प्रश्न बनते हैं दो, वो क्या बनते हैं, आरबीसी की संख्या या तो सामान्य से क्या हो जाए, सामान्य से कम हो जाए, और या इस सामान्य मात्रा से आरबीसी की संख्या क्या हो जाए ज्यादा हो जाए। अगर आरबीसी की संख्या सामान्य से कम होती है तो मित्रों इसे हम कहेंगे एनीमिया। क्या कहेंगे एनीमिया। जैसे पुरुषों में 1 घन mm रक्त में 55 लाख से कम हो जाए अगर संख्या आरबीसी की तो हम कहेंगे एनीमिया हो गया। महिलाओं में 52 लाख से कम हो जाए 1 घन mm में आरबीसी की संख्या तो हम कहेंगे एनीमिया हो गया। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए 1 घन mm में 55 की जगह ज्यादा हो जाए, 1 घन mm में महिलाओं में 52 की जगह ज्यादा हो जाए, यानी कि आरबीसी की संख्या इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज अकाउंट ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो ये अगर ज्यादा हो जाए तो इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पोली यानी बहुत सारे ज्यादा होना, पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं इसको पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आरबीसी की संख्या का कम होना तो क्या कहलाता है एनीमिया, और आरबीसी की संख्या का ज्यादा होना पॉलीसाइथेमिया। क्लियर, नोट कर लो, कितना नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट करो भाई। अब देखिए आगे अगला जो प्रश्न आपसे पूछ सकता है यहां पर, वो प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है देखो, चलो आगे। और अगर आपसे प्रश्न पूछे आरबीसी पर तो वो आरबीसी का कार्य पूछ लेगा आपसे, आरबीसी का कार्य। अब आरबीसी के कार्य जो है उनमें वही आ जाएंगे जो भी हीमोग्लोबिन में बात करेंगे। तो मुख्य कार्य तो जैसे एक तो है दोस्तों भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन, भोज्य पदार्थों का परिवहन यानी भोजन का अवशोषण कर उसको कोशिकाओं तक अंगों तक पहुंचाना। एक होता है ताप नियंत्रण, ये पूरे रक्त में लिख लेंगे अपन, ठीक है। आरबीसी हो गई या रक्त लिख दो, एक ही बात है। ताप नियंत्रण हो गया, O2 CO2 का परिवहन, O2S CO2 का परिवहन, ये मुख्य है। जो एग्जाम में पूछने योग्य है ना वो है O2S CO2 का परिवहन करना, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना आरबीसी का काम है। क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पदार्थ होता है जो अभी अपन बात कर रहे थे, उसके बारे में बता देता हूं। एचबी के बारे में बात कर रहे थे, और एचबी जहां भी नाम आता है हमें स्पष्ट हो जाता है कि बात हो रही है किसकी, हीमोग्लोबिन की। किसकी, हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। दोस्तों हीमोग्लोबिन की जहां पर बात होगी वहां क्या क्या प्रश्न उठेंगे ये सुनिए। जहां भी हीमोग्लोबिन की बात होगी वहां पे क्वेश्चन क्या क्या उठने वाले ये बात आप
देखिए हीमोग्लोबिन के लिए पूछेगा, अच्छा ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना, सही हो गया, थोड़ा सा लाइटिंग का इफेक्ट हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जब प्रश्न पूछेगा तो हीमोग्लोबिन के बारे में पहला प्रश्न ये आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है। क्या पूछेगा, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन कौन सी, ग्लोबिन। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है। हाँ भाई, तो इसमें क्या होती है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फंक्शन हमने इसका देख लिया, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट करना, यहां लिख दिया, एक ही बात है, O2 CO2 का CO2 का परिवहन करना। ठीक है, मात्रा पूछेगा भैया एग्जाम में, क्या पूछेगा, मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछेगा। मात्रा पे दो प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं, कौन कौन से, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा की हम बात करें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन होता है 15 से 16%। कितना होता है, 15 से 16%। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो यह होता है 12 से 13%। कितना होता है, 12 से 13% होता है। ठीक है, हाँ भाई खुशवंत, गुड मॉर्निंग। बात क्लियर है कि पुरुषों में 15 से 16%, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 13% होती है, ध्यान रहे। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं, एक यंत्र के बारे में बता रहा हूं। कई बार आपसे प्रश्न पूछता है कि आरबीसी जो है इसे कहते क्या है। तो मित्रों यहां ध्यान रखना, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। ऐसे डब्ल्यूबीसी को आगे बात करेंगे ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स के लिए बात करेंगे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ये इनके अलग नाम है। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और इस आरबीसी की गणना करने वाला यंत्र, गणना का यंत्र, आरबीसी की गणना करने वाले यंत्र की यदि हम बात करें तो गणना का जो यंत्र है वो है हिमेटोसाइटोमीटर। हिमेटोसाइटोमीटर, आरबीसी की गणना करने वाले यंत्र का नाम क्या है, हिमेटोसाइटोमीटर। ये प्रश्न पूछा हुआ है, यहां कंफ्यूज कहां होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, और क्या ऐसा पूछता है, इरिथ्रोपोइसिस, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो निर्माण की क्रिया होती है इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। देखो इसमें तीन शब्द है, एक शब्द है हीम, मैंने कहा था जहां भी हीम शब्द आ जाए वहां पर याद रखना कौन, रक्त की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन, हीमोपोइसिस, ठीक है, हिमेटोसाइटोमीटर, हीम शब्द जहां आ जाए वहां याद रखना कि किसकी बात हो रही है, रक्त की बात हो रही है, ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, अगला शब्द है इसमें साइटो, और साइटो शब्द लेते हैं कोशिका के लिए, किसके लिए, कोशिका। अरे कहते हैं ना कोशिका के अध्ययन का विज्ञान साइटोलॉजी, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है कि नहीं कहलाता, कहलाता है ना। हाँ, तो हीम शब्द आ जाए रक्त, साइटो शब्द आ जाए, साइटो मतलब कोशिका, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, तो साइटो शब्द कोशिका के लिए। और तीसरा शब्द क्या है इसमें, मीटर, मीटर बोले तो यंत्र, मापने वाला यंत्र, क्या है, मापने वाला यंत्र। मीटर होता है ना, कोई भी चीज को मापते, जैसे बिजली का मीटर हो, स्पीडोमीटर हो, स्पीड मापने वाला हो। ठीक है, ओके, तीन शब्द है हिमेटोसाइटोमीटर में, रक्त, कोशिका और यंत्र, मापक यंत्र। ठीक है, या मीटर। रक्त, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं, हमें पता है कि रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक कोशिका आरबीसी है,
एक कोशिका WBC है और एक कोशिका प्लेटलेट्स है। कौन है? प्लेटलेट्स है। क्लियर? और इनकी संख्या को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? हेमेटोसाइटोमीटर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपसे कहे कि हेमेटोसाइटोमीटर हो गए आरबीसी की संख्या का मापन करने वाला यंत्र, जवाब आएगा हेमेटोसाइटोमीटर। हो गए WBC की संख्या का मापन करने वाला यंत्र, हमारा जवाब होगा हेमेटोसाइटोमीटर। वो आपसे कहे प्लेटलेट्स की संख्या को मापने वाला यंत्र, तो भी हमारा जवाब होगा हेमेटोसाइटोमीटर। क्लियर? क्योंकि हीम रक्त, साइटो यानी कोशिका, और कोशिका रक्त में कितनी? 3 प्रकार की, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, और मीटर बोले तो यंत्र। तो रक्त में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या को मापने वाला यंत्र हेमेटोसाइटोमीटर। अब चाहे वो आपको आरबीसी की गणना के बारे में पूछे, या आपको WBC के लिए पूछे, या आपको प्लेटलेट्स के लिए पूछे, तीनों के लिए आप जवाब दे सकते हैं। तीनों के लिए आप क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं। क्लियर है बात यहां पर? ओके, चलते हैं आगे। देखो बातें तो ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इतनी सारी बातें हो नहीं पाएंगी। अपन उन पे बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहां से हमारी एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछने योग्य है या पूछा जा सकता है। ये हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, ये कहलाता है श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं। बोले तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, श्वसन वर्णक कहते हैं। हाँ भाई, राधे राधे, कल्लूराम कराए गुरुजी को मेरे सादर प्रणाम। कंटेंट में लड़के कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सब लोग क्लास नहीं ले सकते, मुझसे पढ़ने में लगे रहे हैं। मैं आपकी पूरी क्लास लेता हूँ लाइव। हाँ कोई बात नहीं, क्लास आप देख लिया करो लाइव। अगर आप नहीं आ पाते हो तो बाद में भी आके आप देख लिया करो। देखो आप लोगों के लिए फायदा है, सीधी सी बात है। यूट्यूब पे ये सारा कंटेंट आपको निःशुल्क मिल रहा है यहाँ पर यार, और क्या चाहिए? ठीक है। तो श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है, और ध्यान दे एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 अणु जुड़ते हैं, यानी हीमोग्लोबिन 4 अणु को जोड़ने की क्षमता रखता है। चाहे वो ऑक्सीजन के जुड़े तो 4 जुड़ेंगे, चाहे वो CO2 के जुड़ेंगे तो 4 जुड़ेंगे, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड CO के जुड़ेंगे तो 4 जुड़ेंगे। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग हो जाता है लाल। जब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ता है? CO2 जुड़ती है या CO जुड़ता है, तो रक्त का रंग हो जाता है हरा या नीला। कैसा हो जाता है? हरा या नीला। तो देखो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जुड़ेगी तो रक्त का रंग लाल हो गया। श्वसन की क्रिया के दौरान हीमोग्लोबिन से CO2 जुड़ेगी तो रक्त का रंग हरा या नीला हो गया। यानी कि रक्त का रंग अलग अलग हो रहा है, रक्त का रंग अलग अलग हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। किसके कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। और हीमोग्लोबिन के कारण से भी कब? जब O2 जुड़े और CO2 जुड़े। तो O2 और CO2 हीमोग्लोबिन से कौन सी क्रिया के दौरान जुड़ते हैं? तो ये जुड़ते हैं रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान। किसके दौरान जुड़ते हैं? रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान जुड़ते हैं, श्वसन की क्रिया के दौरान जुड़ते हैं। तो इसलिए वर्णक यानी रंग देता है, श्वसन यानी श्वसन की क्रिया के दौरान। तो श्वसन की क्रिया के दौरान O2 और CO2 से जुड़ के रक्त को अलग अलग वर्ण यानी कि रंग प्रदान करता है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक बोले तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। हाँ तीनों के नाम बताऊंगा भावेश, वैसे मैं बोल भी दिया हूँ। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट, सारे लिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो। ठीक है। हाँ ओके भाई, कल्पेश, सालू, शाबाश। अब देखिए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि आरबीसी की संख्या भी कम होती है कभी कभी। अब वो कम होती है तो वो कम किस में होती है और कब हो जाती है, ये बात करें अपन। तो मैं लो यहीं पे आपको फैक्ट्स के रूप में बता देता हूं ताकि आगे नहीं बताना पड़ेगा। लो जी भैया, आपसे अगर कमी पूछे, क्या पूछे? कमी। वो आपसे कहे कि आरबीसी की संख्या जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो पूछे किस रोग में कम हो जाती है, तो भैया मलेरिया। किसमें? मलेरिया रोग में कम हो जाती है। ठीक है। ओके। यही आपसे पूछे कि WBC की संख्या भी कम होती है क्या? होती है भैया, WBC की संख्या भी कम होती है। किस रोग में? तो एक तो एड्स में, एड्स में, और एक टाइफाइड में।
एड्स वेट टाइफाइड में। एक आपसे पूछे कि प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होती है क्या? बिल्कुल प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होती है। ये किस रोग में कम होती है? तो ये डेंगू में कम होती है। किसमें? डेंगू में। देखो यहां पे एक चीज और याद रखना, मलेरिया का जो वाहक है, मलेरिया का वाहक, मलेरिया का वाहक मादा मच्छर ही होता है, मादा मच्छर, और उस मादा मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज। मादा मच्छर का नाम क्या है? मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। ठीक है। और यहां पर डेंगू के बारे में बात पूछे तो डेंगू का वाहक जो है वो भी मादा मच्छर ही होता है। वो भी कौन होता है? मादा मच्छर होता है। और डेंगू का जो मच्छर है मादा मच्छर, उसका नाम है एडिज एजिप्टाई। क्या नाम है? एडिज एजिप्टाई। ये दोनों बातें ध्यान रखना, ये दोनों बातें ध्यान रखना, नोट करो। पीलिया भी आरबीसी के, हाँ पीलिया में भी बिल्कुल होता है, जेन डिजीज को कहते हैं, बिल्कुल लिवर इफेक्टेड होता है, उसमें आरबीसी भी कम हो जाती है। बात सही है आपकी। करेंगे आगे बात, लिवर पढ़ेंगे वहां पीलिया की बात लिवर में करेंगे। ठीक है। कहां कहां फिर पीलिया की खीर खिलाई जाती है ये भी बताऊंगा। चलिए, हो गया, ये फैक्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की। इतना आपने नोट कर लिया, तो दूसरी अपनी कोशिका है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं मित्रों। वही आपसे सबसे पहले बात पूछेगा, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम आपसे पूछे तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो गया? व्हाइट ब्लड सेल। और ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। वहां पे जब अपन ने बोला था तो मैंने कॉर्प सेल बोला था। क्या बोला था? कॉर्प सेल। आरबीसी के लिए कॉर्प सेल बोला था। अब डब्ल्यूबीसी के लिए हम क्या बोल रहे हैं? सेल। और जो सेल है उसमें क्या होगा? केंद्रक होगा। ये बात क्लियर है, अपवाद है नहीं इसका कोई। चलिए, केंद्रक युक्त होती है, लिख दो अगली बात। डब्ल्यूबीसी कोशिका कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात करें आपसे, जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन। आपको कहीं कहीं पे 2 से 5 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है, 2 से 5 दिन। तो ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू है दोनों ही। ठीक है, 3 से 7 दिन भी मिल सकता है या 2 से 5 दिन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। हाँ भाई नमस्ते। ओके, चलिए, जीवन काल हो गया। तो भैया निर्माण कहाँ होता है ये बात करेंगे। तो निर्माण वही अस्थि मज्जा में। अरे कहाँ होगा? बता चुका हूं, बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में निर्माण होगा डब्ल्यूबीसी का। ओके, यस। कार्य देखें, कार्य देखें तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का कार्य दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। आप कहेंगे साहब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम होता क्या है? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। तो लिखो, शरीर की रोगों से, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कहलाती है, वो कहलाती है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम। ठीक है, हाँ राम राम भाई नरेंद्र। ठीक है हिमराज। ठीक है, तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। अब ये प्रतिरक्षा भी कितने प्रकार की होती है देखो। तो प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है। आपसे अगर प्रतिरक्षा के प्रकार पूछ ले, ठीक है, तो प्रतिरक्षा के प्रकार बता देना 2। कितने बता दोगे? 2 बता देना। कौन कौन से बताओगे? तो ये 2 बताना। एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा। कौन सी होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा। एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, जिसे कहते हैं इनबॉर्न। क्या कहते हैं?
इन बोर्न यानी जन्म से, और एक प्रतिरक्षा होती है अजन्मजात। कौन सी होती है? अजन्मजात। और जो अजन्मजात होगी, जो जन्म से नहीं होगी, वो हम बाद में प्राप्त करेंगे। जो जन्म से नहीं होगी वो हम बाद में प्राप्त करेंगे। बाद में प्राप्त करने को कहते हैं अर्जित करना, तो इसे अर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, या इसको आफ्टर बोर्न भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? आफ्टर बोर्न। ओके, तो ऐसी प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने की वह क्षमता जो हमारे शरीर में जन्म से ही है, अलग से हमें कोई टीका वीका दवा नहीं लेनी पड़ी उसके लिए। जो क्षमता रोगों से लड़ने की जन्म से हमारे शरीर में है, वो जन्मजात प्रतिरक्षा कहलाती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, और जन्म के बाद रोगों से लड़ने की क्षमता जन्म के बाद हम प्राप्त करते हैं, वो अजन्मजात या अर्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। यहां से प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि वो आपसे कहेगा कि जन्मजात प्रतिरक्षा किन से प्राप्त होती है, तो जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, ये आपसे पूछे कि जन्मजात प्रतिरक्षा जो प्राप्त होती है, ये प्राप्त किससे होती है, तो ये प्राप्त होती है मां से। किससे? माता के शरीर से, मां के शरीर से प्राप्त होती है। और अजन्मजात प्रतिरक्षाओं की प्राप्ति आपसे पूछे तो ये प्राप्त होती है दोस्तों टीकों से। किससे? टीकों से। टीकों से प्राप्त होती है ना, लगाते हैं ना अपन टीका, बीसीजी का टीका हो गया, ठीक है, तपेदिक का टीका हो गया, अनेक सारे टीके हैं, तो टीकों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? टीकों से प्राप्त होती है। तो जो प्रतिरक्षा जन्म से प्राप्त होती है जन्मजात मां से, जो अर्जित होती है टीकों से प्राप्त होती है। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ पे, टीका। नया शब्द क्या आ गया? टीका शब्द नया आ गया। तो दोस्तों ये जो टीका है ना, इस टीके की खोज सर्वप्रथम टीके के जो खोज करता थे, देखो मैं आपको ये पूरा अलग से कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहां पे ध्यान दो। टीकाकरण, टीकाकरण, तो टीकाकरण का पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आपसे पूछे कि सर्वप्रथम टीकाकरण की खोज किसने की, या सर्वप्रथम खोजा गया टीका, सर्वप्रथम खोजा गया टीका, तो सर्वप्रथम खोजा गया टीका कौन सा था दोस्तों? तो वो था चेचक का टीका। चेचक का टीका ज्ञात रहे, ये जो चेचक का टीका है, इसकी खोज, क्या मैं यहां सीधा ही लिख दूं कि टीके की खोज, अब सबसे पहले खोज हो गई, तो सबसे पहले खोज हो गई, तो चेचक के टीके की बात कर रहा है कि सबसे पहले कौन सा खोजा गया, तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों ध्यान रहे, जेनर साहब को ही टीकाकरण का जनक कहते हैं। जेनर को टीकाकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। सबसे पहले खोजा गया टीका चेचक का टीका था। टीकाकरण का जनक जेनर साहब को कहते हैं क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण की खोज की थी। ठीक है, सबसे पहले टीकाकरण की खोज, टीके को लगाना टीकाकरण कहलाता है, वैक्सीनेशन। यहां पर देखिए, ये जो चेचक का टीका है, ठीक है, ये टीकाकरण नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि जो चेचक का टीका है, चेचक के टीके की जो प्राप्ति की गई, चेचक के टीके की प्राप्ति, सबसे पहले चेचक का टीका प्राप्त किया गया काऊ से, गाय से। किससे? गाय से। ठीक है, और गाय को लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में गाय को कहते हैं वैका। क्या कहते हैं? वैका। और वैका से शब्द बना वैक्सीन। क्या बना? वैक्सीन शब्द बना। और वैक्सीन से शब्द बना वैक्सीनेशन। क्या बना? वैक्सीनेशन बना। तो सबसे पहले जो टीका खोजा गया था वो चेचक का टीका था, और चेचक के टीके के खोजकर्ता एडवर्ड जेनर साहब थे, इसलिए जेनर साहब को टीकाकरण का जनक कहा जाता है। और जो चेचक का पहला टीका प्राप्त किया गया था वो गाय से प्राप्त किया गया था दोस्तों, और लैटिन भाषा में गाय को वैका कहते हैं, इसलिए शब्द बना वैक्सीन, और वैक्सीन लगाना वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए अब एक नाम और यहां पर ध्यान रखना आप, एक है पोलियो का टीका। पोलियो का टीका, और जो पोलियो का टीका है, इस पोलियो के टीके के जो खोज करता है, ठीक है, वो है जोनास साक। पोलियो के टीके के खोजकर्ता कौन है? जोनास साक। और जोनास साक का संबंध अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। पिछली बार प्रश्न पूछा भी था 16 के अंदर ये। ठीक है,
तो पोलियो के टीके के खोजकर्ता जोनास साक है, और बहुत खास बात ये थी कि जोनास साक साहब ने अपनी इस खोज का क्या नहीं करवाया, पेटेंट नहीं करवाया। क्या नहीं करवाया? पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट होता क्या है दोस्तों? पेटेंट होता है एक विशेषाधिकार। क्या होता है पेटेंट? पेटेंट एक विशेषाधिकार होता है जो किसी खोजकर्ता को उसकी खोज के लिए सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है, जिसके तहत उस खोजकर्ता को ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो जितना चाहे अपने द्वारा की गई खोज का विकास, उपभोग और व्यवसाय करे, लेकिन एक निश्चित समय तक के लिए। यानी पेटेंट की अवधि भारत में निश्चित है, और जो पेटेंट की अवधि निश्चित है वो कितने वर्ष है? वो है भारत में 20 वर्ष। कितनी है? भारत में अगर पेटेंट पूछे आपको तो भारत में पेटेंट की अवधि कितने वर्ष है? 20 वर्ष। इस पेटेंट को कानून बनाया 1970 में, कानून बनाया, और लागू इसको 1972 में किया। तो लागू कब किया? 1 अप्रैल 1972 को, ठीक है, जबकि यह कानून बन गया था कब? 1970 में। क्लियर? ओके, चलिए, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी यहाँ पे टीके से संबंधित। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, तो जन्मजात हो गया और अजन्मजात हो गया। अजन्मजात कहां से प्राप्त करेंगे? टीकों से प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए, अब देखिए दोस्तों, हम WBC की बात कर रहे हैं, तो WBC की बातों में आगे अगला प्रश्न बनता है WBC की संख्या। WBC की संख्या, तो WBC की संख्या की हम बात करें तो ये भी वही 2 प्रकार से, पुरुषों में WBC की संख्या या महिलाओं में। तो पुरुषों में लगभग 6000 से कितनी होती है? 6000 से 11000 प्रति घन mm, ठीक है, 6000 से 11000 प्रति घन mm, ठीक है। और दोस्तों यही अगर महिलाओं में पूछे आपसे, तो महिलाओं में WBC की संख्या 5000 से 10000 प्रति घन mm, क्योंकि रक्त की मात्रा कम होती है ना, रक्त की मात्रा कम होती है, इसलिए। कई बार पूछ लेता है स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त कितना, तो स्वस्थ व्यक्ति में कुल रक्त पूछे तो 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। रक्त का अध्ययन पूछे तो हिमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन पूछे हिमेटोलॉजी। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन पूछे तो एंजियोलॉजी, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन पूछे तो एंजियोलॉजी। दोनों में अंतर क्या है? हमने रक्त को शरीर से बाहर निकाला, सिरिंज से रक्त को बाहर निकाला, प्रयोगशाला में उसका अध्ययन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। लेकिन हम रक्त हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं निकाला, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो लगातार बह रहा है, यानी हम बहते हुए रक्त का अध्ययन कर रहे हैं, और बहते हुए रक्त के सिस्टम को हम कहते हैं परिसंचरण सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। ये 2 बातें एक्स्ट्रा ध्यान रखना। संख्या WBC की हो गई 6000 से 11 और 5000 से 10000, ठीक है। अब यहां पर भी भैया एक और मुद्दा उठता है, WBC की संख्या पर और 2 प्रश्न बनते हैं, और WBC की संख्या पर जो 2 प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि WBC की संख्या या तो सामान्य से कम हो जाए और या सामान्य से ज्यादा हो जाए तो कौन सी स्थिति कहलाएगी? अगर WBC की संख्या 6000 और महिला है तो 5000 से कम हो जाए दोस्तों, तो इसको क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, तो इसको तो कहते हैं ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और WBC की संख्या का सामान्य से ज्यादा होना ल्यूकेमिया, क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। समझना दोनों बातों को। कम होना यानी WBC को कहते हैं श्वेताणु, तो श्वेताणु कमी को न्यूनता, तो श्वेताणु न्यूनता भी कह सकते हैं इसको। WBC की संख्या का ज्यादा होना, WBC यानी श्वेताणु, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेताणु ज्यादा होना यानी बहुलता, तो इसे हम श्वेताणु बहुलता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हिंदी में? श्वेताणु बहुलता, श्वेताणु बहुलता भी इसको कह सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, दोबारा देखो, ये इंपॉर्टेंट है। WBC की संख्या 6000 या 5000 से कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया, श्वेताणु न्यूनता। WBC की संख्या अगर 10000 या 11000 से ज्यादा हो जाए तो ल्यूकेमिया, श्वेताणु बहुलता। ये जो ल्यूकेमिया है ना, ये ल्यूकेमिया ही कहलाता है दोस्तों ब्लड कैंसर। क्या कहलाता है? ये ल्यूकेमिया ही ब्लड कैंसर कहलाता है, ध्यान रखना। ओके, ये ल्यूकेमिया ही क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर। तो लिखो ल्यूकेमिया में WBC की संख्या रक्त में बढ़ जाती है
रक्त में बढ़ जाती है, रक्त में बढ़ जाती है। यह अवस्था कौन सी? ल्यूकेमिया वाली। यह अवस्था ही, ल्यूकेमिया वाली अवस्था, यह अवस्था ही ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर कहलाती है, ब्लड कैंसर कहलाती है। क्योंकि रक्त का निर्माण, क्योंकि आगे लिखें, क्योंकि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, क्योंकि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अतः इसे अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। अतः इसे अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, अतः इसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा का कैंसर भी कहते हैं। बात क्लियर? ओके। अब देखिए और बातें डब्ल्यूबीसी के बारे में, यहां लिख लो इस तरह से करके। डब्ल्यूबीसी को हमारे शरीर का सैनिक, हमारे शरीर का, क्योंकि रोगों से लड़ने का काम करता है इसलिए हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। हमारे शरीर के सैनिक की संज्ञा दी जाती है। हमारे शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? हमारे शरीर की सुरक्षा की, शरीर की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति, हमारे शरीर की सुरक्षा की क्या कहते हैं? इसको प्रथम पंक्ति कहते हैं। हाँ भाई नवल किशोर, गुड मॉर्निंग। हमारे शरीर की सुरक्षा की क्या कहते हैं? प्रथम पंक्ति कहा जाता है। किसको कहते हैं प्रथम पंक्ति? डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। नोट कर लो इतनी बातें। ये मैं बता ही चुका हूं, रोग, किस रोग में संख्या कम होती है, ये सारी बात मैं आपसे कर चुका हूं। इनके टाइप्स में एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक एग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है, जिसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इतना ज्यादा आपको पूछेगा नहीं यार, पूरा यूनिट बचा हुआ है, 1-2% पूछेगा, 2 कम से कम, तो जरूरी तो है नहीं इसी पे लगा रहेगा। हाँ, संख्या में डब्ल्यूबीसी आरबीसी से कम होती है। यहां लिख दो ना, ये लो लिख दो, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात लिख दो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1। जहां 600 आरबीसी होती है, जहां 600 आरबीसी होती है वहां डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 1 होती है, ध्यान रहे। अंकिता बता चुका हूं लाइफ साइकिल, पीछे आप लोग लेट जुड़े हो, ठीक है, वो अलग बात है। मैं आपको ये बता चुका हूं, ये रहा डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल, ये रहा जीवन काल। 3 से 7 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको 2 से 5 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन नहीं मिलेगा, ये नवल इतनी मत फेंको। ठीक है, 2 से 5 दिन मिलेगा या तो, और या 3 से 7 दिन मिल सकता है, अप्रोक्स हो गया ये। ठीक है, आप इसको पूरा 2 से 7 भी ले सकते हो। देखो इस आधार पे न्यूनतम 2 हो गया, मैक्सिमम 7 हो गया, तो यहां तक भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना मामला। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं, बता चुका हूं आपको। और कमी किस रोग में होती है ये भी आपको बता चुका हूं। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तीसरा लिखो दोस्तों, प्लेटलेट्स। तीसरा बिंदु है अपना प्लेटलेट्स। तीसरा बिंदु है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधी सीधी बातें याद रखनी है, यहां से बहुत कम चीजें पूछता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट, तो लिख दो इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। फिर दोस्तों हमने कहा कि इनका निर्माण, ये भी केंद्रक विहीन होती है, ध्यान रखना, ये केंद्रक विहीन, ये भी क्या होती है, केंद्रक विहीन होती हैं। आरबीसी भी केंद्रक विहीन होती हैं और प्लेटलेट्स भी केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होती हैं, ठीक है। और जो केंद्रक युक्त होती हैं, जो केंद्रक युक्त होती हैं वो क्या होती हैं, वो वास्तविक कोशिका के नाम से जानी जाती है। कहीं आपको घुमा के पूछ ले कि निम्न में से कौन सी वास्तविक कोशिका है, तो वास्तविक कोशिका डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। वास्तविक कोशिका का मतलब क्या है, जिनमें केंद्रक पाया जाता है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है वो वास्तविक कोशिका कहलाएंगी, जिनमें नहीं पाया जाता वो अवास्तविक कहलाएंगी। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, ये छोटी सी बात है। अब प्लेटलेट्स का जीवन काल देखें, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 10 डेज। कितना होता है, 10 दिवस होता है, 10 दिन का होता है जीवन काल। जीवन काल कितना होता है, 10 दिन का। कार्य देखें इसका, फंक्शन देखें, तो इसका कार्य है दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक कार्य क्या है इसका, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त के थक्के से संबंधित 3 बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको, 2-3 दिन पहले की क्लास में, तो बताने की जरूरत नहीं है। रक्त का थक्का 5 मिनट में बनता है तो स्वस्थ, रक्त का थक्का बनने में 5 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो व्यक्ति में विटामिन के की कमी, और चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, ठीक है, ओके। चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनता ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। 1.5 से 4 लाख के मध्य, हाँ शाबाश, बिल्कुल नवल, बिल्कुल सही है। सबसे गर्म ब्लड, अरे गर्म ठंडा इधर आ जा तो, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। संख्या की बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे तो 1.40 लाख से, यानी 1,40,000 हो गया, 1.40 लाख से 4 लाख, 4 लाख प्रति घन mm, प्रति घन mm। ये क्या होती है, इनकी संख्या होती है, किसकी, प्लेटलेट्स की। और ये मैं बता ही चुका हूं कि संख्या कम किस रोग में होती है, किसके कारण से होती है, सारी बातें भी कुछ देर पहले आपको मैं बता चुका हूं, सारी चीजें आपको इस मामले में पता है, ठीक है। तो ज्यादा यहां से लिखने की कोई जरूरत है नहीं इतनी ज्यादा, ठीक है, इतना ही कुछ यहां से पूछा जाता है। ठीक है, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चौथा पदार्थ जो रक्त में था, वो है प्लाज्मा। क्या था दोस्तों, प्लाज्मा। तो अब प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा में सबसे पहली बात तो ये कुल रक्त का कितना होता है, 55% होता है। कुल रक्त का कितना होता है, 55%। जैसे मान लो हमारे पास 1 लीटर रक्त है तो उस 1 लीटर का 55% निकाल लो, 550 ml, वो क्या हो गया, वो हो गया प्लाज्मा। तो कुल रक्त का 55% होता है। और इसमें रक्त की, इसमें जल की मात्रा देखें तो वो होती है 90%। लेकिन अपन इसको यूं ना लिखे, हम लिखेंगे पहले तो इसका लिखेंगे कलर, हम रंग लिखेंगे, तो रंग होता है हल्का पीला, रंग लिखेंगे हल्का पीला, रंग लिखेंगे कैसा, हल्का पीला। फिर हम इसकी लिखेंगे अवस्था, क्या लिखेंगे, अवस्था। उनकी तो कोई अवस्था थी नहीं, इनकी अवस्था लिखेंगे तो ये है तरल प्रकृति का, अवस्था है तरल। फिर ये कहेगा इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय। कैसी क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। क्यों होती है दुर्बल क्षारीय, क्योंकि पीएच मान, तो पीएच मान होता है इसका 7.4। एक्चुअल में देखा जाए, बात को सुनना मेरे भाइयों, वास्तविकता में देखा जाए तो 7.4 पीएच मान प्लाज्मा का होता है, ना कि रक्त का। 7.4 पीएच मान प्लाज्मा का होता है, ना कि रक्त का। लेकिन हम बोलते हैं, क्योंकि रक्त बना किससे है, प्लाज्मा से, क्योंकि प्लाज्मा सबसे ज्यादा है और तरल अवस्था में है। इस तरल अवस्थाओं में आरबीसी नामक कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी नामक कणिकाएं और प्लेटलेट्स नामक कणिकाएं आके घुली होती हैं।
ठीक है, तो जो प्रकृति है पीएच है वो तो इस तरल पदार्थ का होगा, और वो तरल पदार्थ कौन है? प्लाज्मा है। पीएच कितनी है? 7.4। लेकिन जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आके मिल गई तो हम इसको पूरे को क्या बोल रहे हैं? ब्लड बोल रहे हैं। तो भी इसकी पीएच कितनी रहेगी? 7.4। इसलिए हम कह देते हैं कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है? 7.4। क्या होता है? 7.4 होता है। एक्चुअल में ये 7.4 पीएच होता किसका है? ये प्लाज्मा का होता है। प्रश्न पूछता है रक्त को क्षारीय प्रकृति या रक्त का पीएच मान 7.4 किसके कारण से होता है? प्लाज्मा कारण। शायद पिछले बार के अकाउंटेंट की भर्ती में ये प्रश्न मेरे नोट से जब रिपीट एग्जाम हुई थी तो डिटो यहां से कैसे आया था। ठीक है, कि रक्त को क्षारीय प्रकृति या रक्त को 7.4 पीएच कौन प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों प्लाज्मा। ठीक है, ये बातें हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के भागों की बात करेंगे। तो प्लाज्मा के हम भाग देखें तो प्लाज्मा के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो। ये दो भाग कौन कौन से? तो यहां देख लेते हैं अपन इसको। प्लाज्मा के दो भाग देखो कौन कौन से, इधर ध्यान दो। एक जो भाग है दोस्तों प्लाज्मा का वो तो है 90% वाला भाग, 90% भाग। एक जो भाग है वो है प्लाज्मा का 10% वाला भाग। जो 90% वाला भाग है इसमें पाया जाता है जल। क्या होता है इसमें? इसमें जल होता है, पानी होता है। यानी कि प्लाज्मा में 90% मात्रा में जल होता है। कुल रक्त का 55% तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा जितना है उसका 90% उसमें पानी है। ठीक है, यस। इसके अलावा जो 10% भाग है, इस 10% भाग में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। केवल प्रोटीन ही मत लिखो, देखो इस तरह से आप लोग गड़बड़ कर देते हो। ओनली प्रोटीन ही नहीं होगा, ध्यान दो, आप एडवांस मत बनो। ठीक है, 10% भाग जो है इसमें एक तो पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। कौन से पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। और एक पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 90% वाले भाग में तो केवल वाटर है, जल है। और जो प्लाज्मा का 10% भाग है उसमें दो प्रकार के पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक जो पदार्थ हैं दोस्तों इनमें पाया जाता है अमीनो अम्ल। क्या पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल, जो कि आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है यूरिया। कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है इसमें प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह, ठीक है, इरिथ्रोप्रोटीन, वो सब पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों में अमीनो अम्ल, यूरिया और प्रोटीन होते हैं। और प्लाज्मा के अकार्बनिक जो भाग है, अकार्बनिक पदार्थों में सोडियम आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये सब जो है, ठीक है, कैल्शियम आयन हो गया, ये सारे जो है वो किस में पाए जाते हैं? ये इसके अकार्बनिक भाग में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अकार्बनिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, यस। हाँ, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन मेन प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। तो फाइब्रिनोजन का तो आप नाम लिख सकते हैं। प्रोटीन कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन, ठीक है, और एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, अंडे में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फाइब्रिनोजन है। ठीक है, ओके। ये वाली हमने बात कर ली दोस्तों, किसके लिए? ये वाली हमने बात कर ली प्लाज्मा के लिए। मात्रा सबसे ज्यादा पूछ लेना, इसमें मात्रा सबसे ज्यादा, तो मात्रा तो सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन की, ध्यान रखना। ये तो रक्त का थक्का बनाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मात्रा सबसे ज्यादा देखो ऊपर एरो कर दिया, किसकी है? एल्ब्यूमिन की है। ठीक है, ना वो इसके संगठन में होते हैं ये। ठीक है, अकार्बनिक घटकों में। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेडिकल साइंस नहीं चल रही है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ जूनियर अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग, और मैं जूनियर अकाउंटेंट ही बना रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बना रहा हूँ। तो ये प्लाज्मा के बारे में मुख्य मुख्य बातें हो गई जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, मुख्यतः तो ये पीएच और क्षारीय जो प्रकृति है इसके बारे में आपको पूछ सकता है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों रक्त का संगठन आपका
यहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर ब्लड ग्रुप की। किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप में ज्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, बस वो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यकता क्या पड़ी तो ये बता देता हूं। रक्त समूह की आवश्यकता पड़ने का कारण ये था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। एक व्यक्ति का रक्त जब दूसरे व्यक्ति को दिया गया, उन्होंने देखा कि दूसरे व्यक्ति की यानी जो लेने वाला था उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? दोनों के रक्त का अध्ययन किया गया, पता चला कि दोनों का जो रक्त है, इस रक्त के अंदर कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें एंटीजन और एंटीबॉडी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एंटीजन और एंटीबॉडी नाम दिया गया। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी का आगे अध्ययन किया तो एंटीजन दो प्रकार के ए और बी बताए गए और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के बताए गए, ए और बी बताए गए। ठीक है, बस इन्हीं का खेल है। रक्तदान जब हम करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं या किसी से रक्त लेते हैं, तो इन दो स्थितियों में हमें किसकी याद आती है? ब्लड ग्रुप की याद आती है। जो क्या है, एकदम बहुत ही शॉर्ट स्वीट, और एक टेबल में सारी चीजें बता दूंगा, प्रश्न बोलूंगा, आप उत्तर दे दोगे। सबसे पहली बात, खोजकर्ता पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। हालांकि और भी वैज्ञानिक थे, लेकिन श्रेय इन्हीं को जाता है, इसलिए हम यही याद करेंगे। खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर। आधार क्या है ब्लड ग्रुप का? रक्त को अलग अलग वर्गों में बांटने का आधार, तो आधार है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन कितने प्रकार के? 2 ए व बी। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार के? 2 ए व बी। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सा मामला, कौन सा क्लियर हो जाना चाहिए कि खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। अलग अलग वर्गों में, अलग अलग ग्रुपों में रक्त को बांटने का आधार क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन 2 प्रकार के ए बी, एंटीबॉडी भी 2 प्रकार के ए बी। इतना हो गया। चलिए, इसकी जरूरत कहां पड़ी? रक्तदान में। किसमें पड़ी? रक्तदान में, जो आगे बात करेंगे अपन। रक्तदान में आवश्यकता पड़ी इसकी। अब पहले इसको समझ लो, इसकी टेबल से आपको पूरा मामला समझा देता हूं। यहां पे बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना। ये 3 बॉक्स बनाने, फिर ये लाइन खींचनी है। यहां लिखना है ब्लड ग्रुप, यहां लिखना है ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहां लिखना है एंटीजन और यहां लिखना है एंटीबॉडी, ठीक है। रक्त समूह तो आपको याद होगी कि 4 हैं, ए बी और ओ। इतनी बातें मुझे नहीं लगता कि किसी को याद नहीं होंगी। इतना मामला तो सबको याद है, इतना मामला सबको याद है, इतना मामला सबको याद है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एंटीजन और एंटीबॉडी की बात करें तो हम रक्त समूह ए किसे कहेंगे? जिसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सा एंटीबॉडी होगा, यही तो हम देखेंगे। ये कैपिटल लेटर है, इधर अपन स्मॉल लेटर लिखेंगे। ए है, ए लिख दो। बी है, बी लिख दो। ए बी है, ए व बी लिख दो। ओ है मतलब जीरो जैसा दिख रहा है तो जीरो है, मतलब खाली छोड़ दो, याद रखने के लिए। क्रॉस मल्टीपल 2 बनते हैं, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, तो इसको बैठा दो यहां, इसको बैठा दो यहां, इसको यहां और इन दोनों को यहां। ये लो भैया, 2 क्रॉस मल्टीपल बन गए। ये बन गई हमारी कौन? तो ये बन गई हमारी, बोले तो टेबल, ब्लड ग्रुप की सारणी बन गई। क्या बन गई? रक्त समूह की क्या बन गई दोस्तों? सारणी बन गई। क्लियर? मैं कहूं ए रक्त समूह क्या है तो आप कहेंगे जिसमें एंटीजन होगा, एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है। अरे भाई अंकिता, आप रुके भाई, अंकित यादव, अंकिता यादव, जो भी हो आप, एडवांस मत चलिए, धीरे चलिए। रक्त समूह ए जिसमें एंटीजन है, एंटीबॉडी भी है। बी रक्त समूह होगा जिसमें एंटीजन भी होगा, एंटीजन एंटीबॉडी ए होगा। ए बी होगा जिसमें एंटीजन ए व बी, एंटीबॉडी अनुपस्थित। और वो होगा जिसमें एंटीजन अनुपस्थित और एंटीबॉडी ए व बी होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 ही प्रश्न मुख्यतः पूछता है, वो कौन से है? देखो, एक तो आपसे कहता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? सर्वदाता, सर्वदाता नाम जब भी पूछे तो आप कहते हैं साहब सर्वदाता जो है वो कौन है? ओ है। कौन है? ओ। एक कई बार प्रश्न पूछता है कि सर्वग्राही यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो सर्वग्राही जो है वो है ए बी। अब ये क्या लॉजिक है? देखिए, सबको देने वाला,
ठीक है, सबको देने वाला सर्वदाता हो गया, सबसे लेने वाला सर्वग्राही हो गया। लेगा कौन? जिसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित है। क्यों? अभी बात करेंगे। देगा कौन? जिसमें एंटीजन अनुपस्थित है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी रक्तदान करते हैं तो रक्त देने वाले का एंटीजन चेक करेंगे और लेने वाले का एंटीबॉडी चेक करेंगे। देने वाले में एंटीजन ही नहीं है तो सभी को रक्त दे सकता है, लेने वाले में एंटीबॉडी नहीं है तो सभी का रक्त ले सकता है। ये क्या लॉजिक है कि सबका दे सकता है, सभी का रक्त ले सकता है? यहां समझिए इसको। ये हो गया रक्तदान। क्या हो गया? रक्तदान। रक्तदान में हमेशा दो पार्टियां होंगी, एक देने वाली पार्टी होगी, एक लेने वाली पार्टी होगी। यानी एक तो हो गया दाता, डोनर, और एक हो गया दोस्तों ग्राही, बोले तो रिसेप्टर। ठीक है, जो रक्त देगा वो दाता कहलाएगा। देने वाले का रक्त का हमेशा क्या चेक करेंगे? एंटीजन चेक करेंगे। और जिसको रक्त दे रहे हैं, जो लेने वाला है, रिसेप्टर है, ग्राही है, उसको रक्त देने से पहले उसके रक्त में एंटीबॉडी चेक करेंगे। ठीक है, देने वाले का एंटीजन, लेने वाले का चेक करेंगे एंटीबॉडी। देने वाले का जो एंटीजन है वो और लेने वाले का जो एंटीबॉडी है वो दोनों क्या नहीं होने चाहिए? दोनों सेम नहीं होने चाहिए। दोनों क्या नहीं होने चाहिए दोस्तों? दोनों समान नहीं होने चाहिए। समान नहीं होने चाहिए। अगर दोनों समान होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो यहां उदाहरण ले लेता हूं, डोनर है ए और रक्त लेने वाला जो व्यक्ति है वो है मान लीजिएगा बी ब्लड ग्रुप वाला। डोनर का क्या चेक करेंगे? एंटीजन। तो डोनर का रक्त समूह ए है, ए में एंटीजन क्या है? ए में एंटीजन ये रहा ए, देखो ये ए, इसमें एंटीजन ए, तो ए में एंटीजन ए। ठीक है, ए में एंटीजन ए। लेने वाले का रक्त समूह बी है, लेने वाले का चेक करेंगे एंटीबॉडी। तो बी में एंटीबॉडी कौन है? बी में एंटीबॉडी ये रहा ए, कौन है? बी में एंटीबॉडी है ए। देने वाले का एंटीजन ए, लेने वाले का एंटीबॉडी भी ए, दोनों समान है। हम कह रहे हैं समान नहीं होने चाहिए, लेकिन समान है तो क्या होगा? अगर समान है तो ये देखो यहां पर ये मामला होगा, यहां पर एंटीजन, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की क्रिया होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया, रिएक्शन होगी, और इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप ये समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी जब क्रिया करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कोएगुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, रक्त का समूहन हो जाएगा, रक्त जम जाएगा। और जब रक्त जम जाएगा, ठीक है, तो ग्राही की क्या हो जाएगी? मृत्यु। ग्राही की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो ये ग्राही की मृत्यु ना हो, इसको चेक करने के लिए कि हम चेक करके ब्लड दें, उसी के लिए ब्लड ग्रुप आया है। हाँ जी, खुशवंत जी पूरी करवा देंगे। ठीक है, बात क्लियर? तो रक्तदान समझ में आ गया? देने वाला, लेने वाला, क्यों हमें ब्लड ग्रुप की सारणी की आवश्यकता पड़ी? ये चीज जानने के लिए कि देने वाले का एंटीजन क्या और लेने वाले का एंटीबॉडी क्या है। अब आ जाओ यहां पर पीछे, तो ये देखो, जो दे रहा है उसका एंटीजन देखेंगे, तो जिसमें एंटीजन ही नहीं है तो वो किसी के एंटीबॉडी से मिलेगा नहीं, तो वो सबको रक्त दे देगा। तो किसमें नहीं है एंटीजन? ओ में नहीं, इसलिए सर्वदाता हो गया। लेने वाले का हमेशा एंटीबॉडी चेक करते हैं, जिसमें एंटीबॉडी है ही नहीं तो किसी के एंटीजन से वो मैच ही नहीं होगा, तो सबका रक्त ले सकता है। तो ए बी क्या हो गया? सर्वग्राही हो गया। और सर्वदाता ए बी सर्वग्राही। ठीक है, हाँ भाई उपमा, आई विल बी ट्राई, कोशिश करूंगा। आप ढूंढ लेना टेलीग्राम चैनल पे, कोशिश करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, ये पूरे ब्लड ग्रुप की कहानी आई थी रक्तदान के लिए, और अब इसको एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो वो क्या मामला है। देखो, कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है, ये प्रश्न पूछता है। तो रक्तदान की स्थितियां, रक्तदान की स्थितियां, रक्तदान की स्थितियों में बात करें तो रक्तदान की दो स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? दो। पहली जो स्थिति है फर्स्ट, इसको तो मान लो अपन नाम दे देते हैं रक्त देने की स्थिति, रक्त देने की स्थिति, और इसमें अपन ये एक सारणी बनाएंगे, बड़ा इजी है। सेकंड जो स्टेप है इसका हम नाम दे देते हैं रक्त लेने की स्थिति, लेने की स्थिति। ठीक है, और इसके लिए भी हम ये एक सारणी बनाएंगे। बहुत इजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल बात को ध्यान से सुनना है।
सबको पता है, यहां पर बीजी लिखूंगा ब्लड ग्रुप, यहां पे भी बीजी मतलब ब्लड ग्रुप। इस स्थिति का नाम रक्त देने की, तो यहां लिखेंगे को रक्त दे सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखो ब्लड ग्रुप कौन सा, ए बी और ओ। ए वाला किस किस को दे सकता है, इसके सामने लिखूंगा। बी वाला किस किस को दे सकता है, इसके सामने। ए बी वाला किस किस को रक्त दे सकता है, इसके सामने लिखेंगे। ओ वाला किस किस को रक्त दे सकता है, इसके सामने लिखेंगे। ठीक है, आप ही गुरुदेव हो, मेरे कृपा बनाए रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल कुशन जी, इधर भी वही बात हो गई। ये रक्त लेने की, तो हम यहां लिखेंगे से रक्त ले सकता है, से रक्त ले सकता है। ओके, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। ए वाला किस किस से रक्त ले सकता है, यहां लिखेंगे। बी वाला किससे ले सकता है, बी वाला किससे ले सकता है, ओ वाला किससे ले सकता है, यहां पे लिखेंगे। क्लियर, दो स्थितियां हो गई। कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रखने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं जो रक्त समूह है वो खुद को तो रक्त देगा, देने की स्थिति है पहली। जो रक्त समूह खुद को तो रक्त देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सबका रक्त लेगा। सबका कौन लेगा, सर्वग्राही कौन है, ए बी खुद को खुद देगा, मतलब ए वाला ए को तो देगा ही देगा। जो रक्त समूह है खुद को तो रक्त देगा ही देगा, यानी बी वाला बी को तो देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सबका रक्त लेगा। ए बी वाला खुद को तो देगा ही देगा, बाकी उसको भी देगा जो सबका रक्त लेगा। कौन लेगा, ए बी। तो ए बी दो बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ए बी को देगा। ओ वाला सर्वदाता होता है तो किसको देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ को भी देगा। कहां एंटीजन एंटीबॉडी रखने की आवश्यकता पड़ गई, नहीं पड़ी, खत्म हो गया मामला। इधर आगे चलते हैं। निगेटिव ब्लड ग्रुप का आएगा तो आने दो ना, बताऊंगा ना भी पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या। आरएच कारक बताऊंगा, तो आरएच कारक बताने के बाद आपको पता चलेगा कि रक्त समूह नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। अभी रुको यार, इधर देखो ये स्थिति है रक्त लेने की। जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, बाकी उससे लेगा जो सबको देगा। ए वाला इससे तो लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा जो सबको देगा। सबको कौन देगा, ओ देगा। बी वाला खुद से तो लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा जो सबको देगा। ए बी वाला सर्वग्राही है तो किस किस से लेगा, सभी से लेगा। अरे ग्राही है, सर्वग्राही है तो सभी से लेगा। ओ वाला किस किस से लेगा, खुद से तो लेगा ही लेगा, बाकी उससे लेगा जो सबको देगा। सबको कौन देगा, ओ। तो ओ को दो बार लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो एक बार लिख दो ना, केवल ओ को देगा, बस काम खत्म, टंटा खत्म। ये लो साहब, ये रक्त लेने और देने की स्थितियां हो गई, रक्त लेने और देने की स्थितियां हो गई। अब एक प्रश्न लिख देता हूं यहां पर, जो आप आसानी से कर भी देंगे मेरे हिसाब से। लॉजिक क्वेश्चन, एक व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में, एक व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में अत्यधिक, सड़क दुर्घटना में अत्यधिक रक्तस्राव, अत्यधिक क्या हो गया, रक्तस्राव हो गया, जिसका रक्त समूह बता रहा है आपको प्रश्न में कि उसका रक्त समूह क्या था, जिसका रक्त समूह है ए है। बताएं यह व्यक्ति, बताएं यह व्यक्ति अपने, बताएं यह व्यक्ति अपने किन किन रिश्तेदारों से, किन किन रिश्तेदारों से रक्त आदान कर सकता है, रक्त आदान कर सकता है, किन किन रिश्तेदारों से रक्त आदान कर सकता है। जबकि जबकि इसकी पत्नी का रक्त समूह, मैं सीधा लिख देता हूं, ए पुत्र का रक्त समूह, बी पुत्री का रक्त समूह, ए बी वह भाई का रक्त समूह ओ है। ये आपको कंडीशन दे दी कि एक व्यक्ति है और सड़क दुर्घटना के दौरान उसका रक्त, अत्यधिक रक्त निकल गया, रक्तस्राव हो गया। ठीक है, आपसे आर के वीडियो सर आप बहुत अच्छे हैं सर, कल का कौन सा टॉपिक होगा, कल का टॉपिक अभी मैं बता दूंगा मैं सोच के। ठीक है, तो उसने कहा एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव हो गया, उसका रक्त समूह ए है। बताइए अपने किन किन रिश्तेदारों से रक्त आदान कर सकता है। आदान मतलब लेना, प्रदान यानी देना, प्रदान करना, आदान का मतलब लेना। और वैसे भी दुर्घटना हुई तो लेगा, देगा कहां से। ये कह रहा है कि इनके रिश्तेदारों में इसकी पत्नी का रक्त समूह ए है, पुत्र का रक्त समूह बी है और पुत्री का रक्त समूह ए बी है और भाई का रक्त समूह ये, तो किन किन से लेगा। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर लिखेंगे। भैया एक बात बताओ,
जिस व्यक्ति की दुर्घटना हुई है वो देने वाला है या लेने वाला है, देने की आवश्यकता है या लेने की आवश्यकता है, उसको लेने की स्थिति कौन सी बनती है, रक्त लेने की स्थिति, स्थिति कौन सी बनती है, रक्त लेने की स्थिति। जो लेने वाला है उसका रक्त समूह क्या है, ए किस किस से रक्त लेगा, खुद से तो लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा। ये किस किस से रक्त लेगा, जो रक्त समूह है वो खुद से तो रक्त लेगा ही लेगा, बाकी उससे भी लेगा, जो सबको रक्त देगा। कौन देगा, ओ। तो ए और ओ से लेगा। एक ए रक्त समूह किसका है, तो ए रक्त समूह पत्नी का है। ओ रक्त समूह किसका है, तो प्रश्न में दिया है ओ रक्त समूह भाई का है। विकल्प वो ढूंढो जिसमें क्या लिखा हुआ हो, पत्नी व भाई से, पत्नी व भाई। वह विकल्प देखो जिसमें क्या लिखा हुआ है, पत्नी व भाई लिखा हुआ है। भाई व पत्नी मत कर देना, ठीक है, लेकिन अगर दिया हुआ हो तो जो भी दिया हुआ पत्नी व भाई से लेगा, क्रम का तो कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ। नहीं है ना, नहीं है ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, ओके। चलिए कल हम जो बात करेंगे अगले बिंदु पर वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इसी में आगे RH कारक की बात करेंगे, इसी में हम रक्त का निर्धारण ये बात करेंगे, रक्त समूह का निर्धारण है ना, रक्त समूह का निर्धारण इस पे बात करेंगे, रक्त समूह के प्रतिशत, रक्त समूह का प्रतिशत की कौन कौन सा कितना पाया जाता है, सर्वाधिक सबसे कम, वो बात करेंगे। और एक हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में बात करेंगे, हृदय के बारे में। एक हम धमनी शिरा के बारे में बात करेंगे, धमनी शिरा के बारे में बात करेंगे। और एक हम बीपी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, बीपी के बारे में बात करेंगे। इन बिंदुओं पर हम कल के सेशन में जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है, कल के सेशन में इन पे हम चर्चा करेंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बेस्ट सेंसेचर, धन्यवाद भाई उपमा। बताओ कोई समस्या है क्या, जो भी कोई क्यूरीज क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो भाई। धन्यवाद भाई सालू। कल अपना ये पूरा हो जाएगा, कल ये यूनिट पूरी हो जाएगी, आपकी मेजर यूनिट पूरी हो रही है। देखो आपका जंतु का आर्थिक महत्व पूरा हो गया, पादपों का आर्थिक महत्व पूरा हो गया, आपके फूड सब्सटेंस भोज्य पदार्थ आपके पूरे हो गए, आपकी ब्लड वाली यूनिट हो जाएगी, फिर दो तीन यूनिट आपकी बचेंगी, जो 2-3 दिन के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। फिर अपन स्टार्ट कर देंगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको पहले स्पेस टेक्नोलॉजी करवा दूंगा, फिर संचार और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करवा दूंगा, यही आपके रेडियो सेंसिंग वगैरह संचार में आ जाएगा। इसके बाद में आपके बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी करवा दूंगा। मोटे तौर पे 3 ही टेक्नोलॉजी आपकी दी हुई है, एक तो आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दी हुई है, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दी हुई है, और एक बायोटेक्नोलॉजी दी हुई है। तीनों में से मान के चलो आप 4-5% आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, 6 भी मान सकते हो आजकल का जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग। फिर अपनी केमिस्ट्री बचेगी, फिर फिजिक्स बचेगी। थैंक यू सर। टेलीग्राम चैनल किस नाम से, इसी नाम से ढूंढ लेना, ठीक है। हाँ आप लोगों के लिए देखो, आप लोग जब लाइव आके पढ़ते हो ना, ये ताराचंद पूजा सर जी, WBC ज्यादा होती है या आरबीसी, आरबीसी ज्यादा होती है ताराचंद जी, मैंने आपको इनका रेशो ही बता दिया, आरबीसी अनुपात WBC बता ही दिया मैंने, 600:1। ये देखो ये होती है लगभग 55 लाख प्रतिघन mm, और ये होती है लगभग 11,000 प्रतिघन mm। तो ज्यादा कौन हुई, आरबीसी ज्यादा हुई ना, ठीक है। अनुपात में पूछे तो 600 अनुपात है। आप लाइव आके पढ़ते हो ना तो लाइव में ज्यादा मजा आता है। आप बताओ आज आपको आनंद आया कि नहीं, अरे यार मैं कितनी लंबी लंबी आपकी क्लास ले रहा हूँ, एक एक यूनिट आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोग अगर लाइव रहेंगे, रोजाना सुबह 7 बजे आता हूँ, इतना अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो भी यूट्यूब पे। और क्या चाहते हो, साइंस को मेरे भरोसे छोड़ दो भैया, पूरी क्लास देख लेना, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बार बार चीख के आपको कह रहा हूँ, आप बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दें, 11 सब्जेक्ट और उन पे ध्यान दें, स्ट्रेटजी बना के पढ़िए, एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए। और एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होती है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि एक बार एक गाइडेंस वीडियो के लिए आप लोगों ने बोला था। देखो एक जूनियर अकाउंटेंट बनने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है।
आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, जैसे मान लीजिएगा आपके पास अभी लगभग मेरे ख्याल से 50 दिन के समथिंग है, फॉर एग्जांपल 2 दिन कम ज्यादा होंगे, मुझे एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट में आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए? आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए वो पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड, इन दोनों के लिए। अब बचा हुआ जो समय, अगर किसी विद्यार्थी ने अब तक बुक उठा के भी नहीं देखी है ना, तो भी उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भावेश, हाँ वो भूमिका पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की स्ट्रेटजी बनाओ। सबसे पहले मेरे नाम से सर्च कर लेना यार, मिल जाएगी। दोनों की स्ट्रेटजी आपकी शानदार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी? कि जो पेपर फर्स्ट है ना, इसके अंदर 6 हैं, 6 पेपर है, सबको पता है। इनके ग्रुप बनाओ, आप 2 ग्रुप बनाओ, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये आज की बात अगर किसी के समझ में बैठ गई ना, तो ये समझ लो अकाउंटेंट बन गया। ये 2 ग्रुप बना लो। आप इधर भी पार्ट सेकंड के भी 2 ग्रुप बना लो। ऐसे ही पढ़ा जाएगा मेरे भाइयों, कम समय में अत्यधिक। आईएएस में भी इतने सब्जेक्ट नहीं आते जितने इसमें है। और एक हो गया आपका ग्रुप बी, एक हो गया ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर आप कौन कौन सी सब्जेक्ट लो, मैं बताता हूं आपको। आप एक तो लो अपने वाला सब्जेक्ट साइंस, स्कोरिंग है। एक आप जो सब्जेक्ट लो यहां पे वो हिंदी, इजी हो गया, ठीक है। और यहां पर आप एक ले लो आपका जीके का पोर्शन। ग्रुप बी के अंदर आप उठाओ मैथ्स, फिर आप उठाओ अपना, ठीक है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, हाँ ये बच गया ना आपका कंप्यूटर। और क्या बच गया? इंग्लिश बच गई क्या? साइंस हो गई, मैथ हो गया, हिंदी हो गई, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका शायद मेरे हिसाब से यही तो बच रहा है, इकोनॉमिक्स, वो तो उसमें आ जाते हैं। इंग्लिश हो गया शायद, है ना, हिंदी इंग्लिश बच गया ये। अरे इंग्लिश ही बचा ना, बता तो दो। हाँ इंग्लिश बचा, ओके। ये 3 आप पोर्शन करो। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये भी माथापच्ची नहीं होती, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं, इसलिए हमें क्या समझ में आ जाता है तुरंत। यहाँ पर हमें समझ आता है, हिंदी हमें अच्छी समझ में आती है। मैंने इंग्लिश को ग्रुप बी में रख दिया। और ये जीके, भाई साहब आप ईमानदारी से चाहो तो मात्र 15 दिन में आप इसको पूरी पढ़ सकते हो। मात्र 15 दिन में, आज के दिन से मात्र 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हो। आप हिंदी को चाहो आराम से इन्हीं 15 दिन में आप पढ़ सकते हो। आप जीके को चाहो तो आप जीके को आराम से 20 दिन में पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पूरा, आप 24 घंटे में से कम आपको 12 से 14 घंटे अब पढ़ने की आवश्यकता है। मैं साफ बता देता हूं, ठीक है। खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है कि वो 6 घंटे पढ़ के ये करे, वो बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। 12 से 14 घंटे पढ़ोगे, 12 से 14 घंटे में आप कम से कम 6 घंटे, 2-2 घंटे आप यहां दोगे, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे यहां पे, और 2-2 घंटे आप इधर अपना इसमें दो। एक ग्रुप में आप बनाओ अपनी ऑडिट, ठीक है। ऑडिट के साथ यहां आप लो आरएस, जीएफ एंड आर, जनरल फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल, और एक आप ले लो यहां पर बीओ ले लो। तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पार्ट बी में लेना भैया अकाउंटेंसी, जिनको नहीं आती है, अकाउंटेंसी लो, फिर इकोनॉमिक्स लो, और फिर आरएसआर लो। इस तरीके से लो। ये वो सब्जेक्ट है ऊपर वाले जो आपको पूरी में से पूरी चीजें दिला सकती हैं। ये वो है जिनमें इंग्लिश किसी को आएगी नहीं आएगी, थोड़ा बहुत देखेगा। अगर आपको 10 टॉपिकों में से 5 टॉपिक आते तो उतने ही देखो, बाकी पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कंप्यूटर इजी गोइंग, आप लास्ट में कम समय में भी जल्दी पढ़ सकते हैं। मैथ अभी निकालोगे तो मुझे लगता नहीं याद रहेगी। जिसका माइंड अच्छा चलता है मैथ में अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं चलता वो लास्ट में निकाल लेना, ताजा ताजा कुछ प्रश्नावलियां याद रह जाएंगी कम से कम, ठीक है, स्टैटिक्स वगैरह। ऐसे ही इसमें बनाओ, ये पूरे स्कोरिंग है। ऊपर वाले आपके शानदार शानदार स्कोरिंग हो गए, 25 25 25 75, ठीक है, और ये 75। ऐसे ही इसका 75 और ये 75 क्वेश्चन। इन 75 में आप आराम से 60 क्वेश्चन ले सकते हैं भाई, और इनके अंदर आप आराम से 35 क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। 95 क्वेश्चन हो गए आपके यहां पर 150 में से, ठीक है। और यही
सेम इधर ले सकते हो आप 95 150 में से, ठीक है। 190 हो गए आपके टोटल 300 में से, निकाल लो कितनी परसेंट हो गई। 18 1 10 3 समथिंग कुछ 63.3% हो गई। अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है बेटा, ये अधीनस्थ बोर्ड का पेपर आएगा और जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, जिसमें सब्जेक्ट इतनी है और दोनों पार्ट में अलग अलग 35-40% जो भी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पास करना जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारी बाउंडेशंस हैं, इन बाउंडेशंस के बीच में अगर आप इस तरह से ये परसेंटेज बनाते हो ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए अपनी सही स्ट्रेटेजी बनाओ, अपनी सब्जेक्ट का चुनाव सही करो। बचे हुए 48-50 दिनों के अंदर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करो, ठीक है, सिलेक्शन आपका होगा। ठान लो कि बस लेना है सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, कल मॉर्निंग में आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए सभी साथियों